हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। अब तो टाइम ही नहीं बचा है बिल्कुल भी। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे तो उस समय हमें किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लेटेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ 16 जून का क्वेश्चन पेपर। 16 जून का यहाँ पर जितने भी मैंने जून के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं, यकीन मानिए वहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन के साथ में आपके पास सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जिससे सभी लोग इसको ज्वाइन कर पाए और यहाँ से बेनिफिट ले पाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 16 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए किस तरीके के यूनिट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जून में सिलेबस चेंज होगा। जो अपडेटेड सिलेबस है वो ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस समय काफी चीजें ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं। इस बार भी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने सिलेबस से पढ़ा हुआ वो आया है। कहीं ना कहीं आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। जल्दी से थम्स अप कर दो जरा, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो मैंने डीआई के हैं लास्ट में डाले हैं, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका रहे नहीं। तो लास्ट में डीआई सॉल्व करेंगे, पहले जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज। विद्वान दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट या स्पेशलाइजेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। भरत, भर्तृहरि, भट्टनायक, पाणिनि किससे संबंधित है? यहाँ पर एक मैचिंग है आप लोगों के सामने, एक मैचिंग है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। मैं जल्दी जल्दी आज टाइमर नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है और बहुत सारे बच्चों को पेपर 2 भी तैयार करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, भरत जो है वो किससे संबंधित है? जो रेस थ्योरी है या राज सिद्धांत। भर्तृहरि किससे संबंधित है? स्पीच थ्योरी से। भट्टनायक संबंधित है साधारणीकरण से। और पाणिनि, जिन्हें हम व्याकरणकर्ता भी कहते हैं, इन्होंने और क्या लिखा था? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना भी की थी, अष्टाध्यायी की रचना भी की थी। ठीक है, तो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, अब सीधे ही इन्होंने डाल दिया इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। कौन सा वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, यहां से क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा एयर पोल्यूटेंट हेल्प करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित प्रदूषित वातावरण पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो वायु प्रदूषक हैं जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1992 में संशोधित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो आपकी आई है, पहली आई है 1968, फिर आई है 1986, इसी को उल्टा कर दो, फिर आई आपकी जो है 2020 में, लेकिन बीच में एक बार मॉडिफाई हुई थी जनार्दन रेड्डी के द्वारा। कब हुई थी? 1992 में। यहाँ पर पूछा है कि 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या सुझाव दिया गया, यानी जो मॉडिफिकेशन किया गया था इसमें से कौन सा मॉडिफिकेशन था? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दूरस्थ शिक्षा के लिए बहु माध्यमों का प्रयोग करना। 1992 में जो मॉडिफाई हुई थी उसमें दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन में मल्टीमीडिया के यूज को बढ़ावा देने का सुझाव था। इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे पूर्व मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी थे। और ये 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। यानी उस समय के जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पहली नीति के समय पे कौन थे?
पहली नीति के समय यानी 68 में कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी थी। 86 में आपके राजीव गांधी और 2020 में आपके प्रधानमंत्री मोदी। और जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। ध्यान से ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति एक्स 3,000 रुपए मूल्य वाले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु वे एक सहायक वाई को इसमें शामिल करता है और कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो कार्य को पूरा करने में सहायक वाई को प्राप्त होने वाले हिस्से को ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। एक्स का एक दिन का कार्य है 1/6, वाई का एक दिन का कार्य क्या होगा? कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है वाई, और एक्स कब करता है? 1/6 में। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। दोनों के वेतन का अनुपात इक्वल टू उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। जब इसको यहाँ पे निकालेंगे कि 3,000 रुपए मूल्य वाले किसी काम को कितने टाइम में करता है, इनका जो रेशियो निकलेगा उसी से ही आप यहाँ निकाल देंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन के लिए जितना ज्यादा हो सके। बिल्कुल योगेश, आज एडमिट कार्ड बिल्कुल 100% आने के चांसेस है, बट वो रात को ही आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसका आंसर आप लोग देंगे। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए पढ़ने के लिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हैबिट हो जाए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन मुझे ऐसे सॉल्व करने हैं। एक वेब पेज प्रयोक्ता यानी कोई एक वेब पेज जो है बना रहा है, उसके अनुरोध करने हेतु एक लिंक प्रदान करता है। निवेदित वेब पेज में HTML कोड और जावास्क्रिप्ट कोड है। इस संदर्भ में ए से ई के लिए सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। संगीता, क्या कह रही हो? संगीता, गुड आफ्टरनून बेटा। सबके मेरे को कमेंट दिख रहे हैं, बट क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो मेरा कंसंट्रेशन इस समय क्वेश्चंस को कवर कराने के लिए है। सो डोंट वरी, आप लोग ये मत सोचो कि मेरा कमेंट देखा या नहीं देखा। इस समय क्या जरूरी है? मैम भी जरूरी नहीं है। इस समय जरूरी है क्वेश्चंस, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आ गया या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया तो हमें याद होने चाहिए क्वेश्चन। मैम तो आपकी यहाँ पर हमेशा ही मिलेंगी आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? प्रयोक्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है और वेब सर्वर से वेब पेज के लिए निवेदन भेजा जाता है। उसके बाद में क्या आता है? वेब सर्वर निवेदित वेब पेज का पता लगाता है। फिर आएगा वेब पेज की विषय वस्तु ग्राहक कंप्यूटर को संचारित की जाती है। एक ग्राहक कंप्यूटर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हुए जावा स्क्रिप्ट कोड का संसाधन करता है और लास्ट में निवेदित यानी रिक्वेस्टेड वेब पेज ग्राहक कंप्यूटर पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी वेब पेज आप खोलते हो तो उसके पूरा सीक्वेंस आपके सामने आता है यहाँ पे। एडमिट कार्ड आज आपका रात तक आ जाएगा। ठीक है, जिनका पहले एग्जाम है उनके अभी आज रात तक शो हो जाएंगे एडमिट कार्ड। तो टेंशन मत लो, क्योंकि उसी में ही आपकी डिटेल होगी। सिटी इंटीमेशन आने के बाद बहुत से बच्चों का ये भी कहना था कि मैम हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा सेंटर कहाँ पे पड़ा एग्जैक्टली तो टेंशन मत लो, आज रात तक वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे जिसका एग्जाम पहले है वो पहले आएगा और बाकी लोगों का धीरे धीरे बाद में इशू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, सॉल्व करते जाइए। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू क्वेश्चन आया इस बार। कम्युनिकेशन में बौद्ध धर्म अंतर व्यक्तिक संचार के संदर्भ में या संबंध में बौद्ध धर्म की अवधारणा में किस पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर करिए। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी ट्रूथफुलनेस यानी सत्यता। ऑप्शन नंबर ई अचीवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन के लिए अनुष्ठान क्रम यानी कि रूब्रिक्स का प्रयोग के जो लाभ है इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 12।
रूब्रिक्स के बारे में एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। रूब्रिक्स क्या चीज होती है? चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगता, इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगता मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ है। मूल्यांकन के लिए एक रूब्रिक सामान्य तौर पर एक मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग मानदंड मानकों के रूप में छात्रों की व्याख्या उनकी ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। यानी इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के लिए जब हम ग्रेडिंग सिस्टम का या मैट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं, वहां पे हम रूब्रिक्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, क्या आंसर करेंगे? प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है वह वास्तव रूप से उस अवधारणा को व्यक्त करता है, वो किससे संबंधित है? मेजरमेंट, इकोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेजरमेंट। प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है, माप ऑलरेडी मेजरमेंट के लिए करा गया है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर है, तो वह मापन वैधता से संबंधित है। मापन वैधता उस सीमा से है जिस सीमा तक कोई भी पैमाना किसी विशिष्ट विचार या अवधारणा या कॉन्सेप्ट को मापता है। तो माप की बात तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, माइंड मैपिंग से एक क्वेश्चन आपके सामने। माइंड मैपिंग से एक क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। मनचित्रण या माइंड मैपिंग के लक्षण इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 14। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। यानी बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक, केंद्रीय विषय के परिता निर्मित होना। क्या करना? किसी विषय विशेष की शाखाएं संबंध नोडल संरचना निर्माण करना। विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना। माइंड मैपिंग करने में ये सारी चीजें आती हैं। माइंड मैपिंग यानी मान लीजिए हमने कोई चीज आपको दिखाई और आपसे कहा कि अच्छा ठीक है, इसके बारे में कोई बताइए, कोई चीज बताइए आप अपने बारे में। कभी कभी हम कहते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर बताइए क्या होगा, तो वहां पर आप अपने अपने विचार देते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? माइंड मैपिंग। यानी आपको सिस्टमैटिक चीजों को समझाने के लिए मैंने एक मैपिंग करी है, या एक तरीके से मैं चीजें करने की कोशिश करी हूँ जिससे दिमाग में वो चीजें बनी रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। प्रतिचयन टेक्निक यानी सैम्पलिंग टेक्निक के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? यानी जजमेंटल सैम्पलिंग, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो बहुत आसान है, जजमेंटल सैम्पलिंग। वहीं अगर हम विवेक सम्मत बोले तो हिंदी में, तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्पसिव सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कितने लोग आईसीटी में बेस्ट है। आईसीटी का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसमें सबको करेक्ट करना चाहिए क्वेश्चन को।
क्या हुआ संगीता? देखो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो बेटा। क्वेश्चन दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, रिफ्रेश करो बेटा एक बारी, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रहा है, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे इशू नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है दूसरी तरफ से। रिफ्रेश कर लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दिखाई नहीं दे रहा है ना, नेटवर्क इशू बेटा हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी देर बाद देख लेना, जब ये आ जाएगा इसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। सही आंसर है सी एंड डी। किनको सदैव कंप्यूटर कार प्रणालियों से संबंधित सुरक्षा जोखिम माना जाता है? सुरक्षा जोखिम यानी कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। एक है फार्मिंग, एक है वायरस। फार्मिंग और वायरस सदैव कंप्यूटर कार्य प्रणालियों के लिए सुरक्षा जोखिम माना जाता है। फार्मिंग क्या है? एक ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें प्रयोक्ता की साख और डेटा चुराने के प्रयास में उसको नकली वेबसाइट पर निर्देशित करने के लिए एक द्वेषपूर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। और वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी प्रतिलिपि बनाई जा सकती है और अपने आप को फाइलों के साथ संलग्न कर उसे संक्रमित किया जा सकता है। यानी अगर आप सीडी यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से यूज करें, ये किसी के साथ भी बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड। बेटा फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना, तब प्रॉपर दिख जाएगी। अभी लाइव चल रही है, कभी कभी होता है नेटवर्क का भी इशू, डेट इज वाई थोड़ा सा। 161440808296 के बाद में क्या आएगा? 10 सेकेंड है आपके पास। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1। यानी यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे बढ़ता जा रहा है। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन आपकी है, आपने किस तरीके से, देखिए यहाँ पर इनको कोई मतलब नहीं है आप क्वेश्चन को कैसे निकाल रहे हो। इनका आंसर अगर सही है तो कैसे भी क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आपका आंसर सही आना चाहिए। अब अगर आप चाहो तो तुक्का कर लो, ना सही नहीं हो रहे तुम्हारे क्वेश्चन। और बेटा ये क्वेश्चन तो आपके जून में आए हुए हैं, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको दिसंबर एग्जाम में और जून 2024 में भी दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड बढ़ाइए और प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। राजेश जी यहाँ पे बताइए क्या आंसर होने वाला है। व्यवसायों को इंटरनेट का उपयोग करने में होने वाला क्या लाभ है? Which of the following is a benefit businesses receive from using the internet? यानी अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अगर वो इंटरनेट का यूज कर रहा है तो उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है। एक कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे, आईक्यू टेस्ट है। मॉक टेस्ट आपको बेटा हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और डेली बेसिस पे अगर आपको क्विज करने हो तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 2 बजे भी क्विज होके हटा है टेलीग्राम, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में भी क्विज होते हैं। कुछ पेपर 2 में क्विज चल रहे हैं, कुछ में नहीं है क्योंकि बच्चे उतने एक्टिवेट नहीं है उसमें। तो आप लोग कंटिन्यू क्विज करना है तो भाई पेपर 1 तुरंत ज्वाइन करो। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फास्टर कनेक्शन विद सप्लायर्स। ठीक है, बिक्री को बढ़ाने के लिए, वस्तुओं का प्रचार करने के लिए, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 19, शेयरवेयर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने। राधे राधे सतेंद्री, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने कितना है भाई, 19 क्वेश्चन नंबर। शेयरवेयर, उसके अलावा फ्रीवेयर, इन सब से क्वेश्चन आता है कि ये होते क्या है। जल्दी से दिखाते हैं इसका आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला सही और दूसरा गलत। शेयरवेयर क्या है? एक वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम भुगतान करने से पहले परीक्षण के आधार पर कर सकते हैं।
अर्थात शेयरवेयर सीमित कार्यकारी फ्रीवेयर है और ये आमतौर पर 1 सप्ताह या 1 महीने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए अमेज़न से आप कोई चीज़ लेते हो या मान लीजिए कोई बुक्स परचेज़ करते हो, तो वो आपको ट्रायल पीरियड के लिए दिया जाता है। कोई चीज़ है आप लेते हो तो उसमें ट्रायल पीरियड होता है कि आप 7 डेज़ आप इसका यूज़ करो, उसके बाद में ऑटो पेमेंट होने लगेगी और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो होता है शेयरवेयर। उपयोगकर्ता को इस सॉफ्टवेयर के लिए निरंतर उपयोग के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। शेयरवेयर कोड को संशोधित पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या किया जा सकता है जबकि ये पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता। ट्रायल वाला देखा है ना आप लोगों ने कि आप ऐसा करिए, कई आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में या फिर हम बात करें इस समय इंस्टीट्यूट में भी देखिए, वो लोग एक डेमो बोलते हैं। मान लीजिए कोई अन अकेडमी है, बाईजूस है, कोई है, वो लोग क्या कहेंगे स्टार्टिंग में, ऐसा करिए आप स्टार्टिंग की 7 क्लासेस लेकर देखिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगे देन आप हमारा बैच लीजिए। तो ये वही है शेयरवेयर, उसी टाइप का होता है। ठीक है रेखा, हेमलता, क्वेश्चन नंबर बेटा 20 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, वहां पर पढ़ना ही आएगा। वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उसको पढ़ना है। संचार के संबंध में हिंदू दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि यथार्थ अविभाज्य होता है। प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। कभी भी आ सकता है योगेश, अभी उन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं है कि भाई कितने बजे तक आएगा। इनकी नोटिफिकेशन है, हो सकता है इवनिंग 6 बजे भी आ जाए या हो सकता है रात को 12 बजे भी आए, कुछ नहीं कह सकते। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी ये दोनों ही सही है। संचार के संबंध में हिंदू दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि यथार्थ अविभाजित होता है, यानी जो रियलिटी है यानी जो सच है उसको कभी आप विभाजित नहीं कर सकते हो, सच सच ही रहता है। दूसरी बात, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से सभी दार्शनिक यथार्थवादी होते हैं कथन के समतुल्य है? समतुल्य बताना है कि उसके जैसा ही है ये। ध्यान से देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दार्शनिक है, यथार्थवादी है। इसको वेन डायग्राम में बना लिया कि सभी दार्शनिक हो गए, किसके अंतर्गत हो गए, यथार्थवाद के अंतर। अब इसको अगर हम सही मानते हैं तो सही आंसर क्या होगा, कोई भी दार्शनिक गैर यथार्थवादी नहीं है, यानी जितने भी दार्शनिक हैं वो सारे के सारे यथार्थवादी हैं। कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं है जो गैर गैर मतलब इस जोन में नहीं आता है, सारे के सारे यथार्थवाद में आते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन एक दूसरे के विपरीत है? कॉन्ट्रेरी संबंध इनमें से किसके किसके बीच में है? कॉन्ट्रेरी संबंध किसके किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में होता है। ए और ई, अब ए और ई का अगर आपको क्वांटिफायर पता है तो आराम से निकाल सकते हो, यानी ऑल हो गया, उसके अलावा नो हो गया। ऑल क्वांटिफायर किसका है? ए का। नो क्वांटिफायर है ई का। तो सही आंसर ए और सी होने चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर 1। देखिए सही है कि नहीं? ऐसे ही सब कॉन्ट्रेरी पूछा जाए तो सब कॉन्ट्रेरी बताइए। उप विपरीत कौन है, सब ऑल्टर्न कौन है, उपाश्रयी कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 स्किप किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे को बहुत लेंदी लग रहे थे, उसकी वजह से मैंने वो स्किप किया है। आगे का क्वेश्चन देखिए, कौन से विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुए थे?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। अगर आपसे पूछा जाए मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी, इलाहाबाद की 1887 में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। क्वेश्चन नंबर 25। राजनीतिक दल के प्रसारण को क्या माना जाता है? अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट इज कंसिडर्ड एड एज एन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोज टेक्स्ट। राजनीतिक दल के प्रसारण को हम बद्ध पाठ मानते हैं, यानी क्लोज टेक्स्ट मानते हैं। लाक्षणिक विश्लेषण यानी संकेतों प्रतीकों के अध्ययन में एक प्रकट पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो पाठकों को एकाधिक व्याख्या की अनुमति प्रदान करता है। इसके विपरीत एक बद्ध पाठ पाठ को एक इच्छित व्याख्या की ओर ले जाता है। क्लोज टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि हमसे कहा जा रहा है अगर एक यही स्पीच देनी है, हमें सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है कि हमें एक ही बात करनी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज टेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम अपनी ज्यादा बात रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ओपन टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप में से वो लोग बताए जरा किसने ये क्वेश्चन किसी बुक में पढ़ा है, और इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है कि ये नए सिलेबस से है या पुराने सिलेबस से है। पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा गया। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट, क्या लग रहा है अब यहां पर भी चीजें चेंज हुई है ना, तो अगर जून में भी ऐसे ही चीजें अपडेट करी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि देखिए हम ब्रॉडकास्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कम्युनिकेशन का दायरा और आपको बताएंगे, आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो यही चीज तो आएंगी। यही पढ़ा है ना ये वाला क्वेश्चन, ये नए क्वेश्चन है, ये न्यू सिलेबस है। अब ये बताओ सृष्टि, अगर ये न्यू सिलेबस है तो इनको पुराने में नहीं डालना चाहिए था। ये क्वेश्चन पेपर अब कब का यूज करें मालूम है आपको? आप 16 जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो आप ये सोचिए अगर 16 जून में ये लोग न्यू सिलेबस डाल रहे हैं, तो अगर इन्होंने सिलेबस चेंज भी किया जून में तो कुछ ज्यादा इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। और अभी भी ये बिल्कुल मत समझिएगा कि दिसंबर के एग्जाम में आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली नए चेंजेस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। कुछ क्वेश्चन आपको नए ही दिखने वाले हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाइए, गूगल बाबा से दोस्ती करिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको उठा के देखिए। व्हाट इज ओपन टेक्स्ट, क्लोज टेक्स्ट, लेंथी टेक्स्ट, लिबरल टेक्स्ट? नहीं पढ़ा है ना, अभी देख लो। इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन पेपर कराना जरूरी है। पता लगता है कि यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू दीपिका बेटा। आंसर करते चलो। मैंने एक बार XYZ देश के राष्ट्रपति का संसद में दिए गए भाषण को सुना और उससे मैं अवश्य निष्कर्ष निकालता हूं कि वे निष्प्रभावी वक्ता है। उपरोक्त कथन में कौन सा तर्क दोष है? सही आंसर है हेस्टी जनरलाइजेशन। बहुत जल्दी हम निर्णय पर पहुंच गए, किस पे पहुंच गए, निष्कर्ष पे। जब हम कुछ ही विकल्पों का यूज करते हुए कंक्लूजन पर पहुंच जाते। मैंने एक बार सुना है, मैंने सिर्फ एक बार सुना और निष्कर्ष पर भी पहुंच गया कि वो एक निष्प्रभावी, ही इज अ लाउजी स्पीकर। तो ये क्या होगा, मैंने जल्दी में ही निष्कर्ष निकाल लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेस्टी जनरलाइजेशन। यानी मान लो एक बारी अगर दीपिका का क्वेश्चन गलत हो गया और मैंने मान लिया कि नहीं यार दीपिका अच्छे से तैयारी नहीं कर रही, तो ये मेरी क्या होगी, जल्दबाजी होगी। हेस्टी जनरलाइजेशन वही है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है कि दीपिका ने और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जल्दबाजी में अविचलित असामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 27। इसके लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 30 सेकेंड। क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में किससे अधिक कॉलेज संबद्ध नहीं होने चाहिए। वंदे भारत, क्वेश्चन नंबर 27। कितने कॉलेज से ज्यादा कॉलेज संबंध नहीं होने चाहिए?
यानी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें कितने कॉलेजेस ही इंक्लूड होने चाहिए, एफिलिएटेड होने चाहिए। हुमा ने कहा है ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं सही है या नहीं। बेटा नहीं, सही आंसर है 100। नई शिक्षा नीति की विकास समिति ने कहा है कि विश्वविद्यालय में 100 से अधिक कॉलेज संबंध नहीं होने चाहिए। इसके तहत अगर किसी विश्वविद्यालय में कॉलेजों की संख्या 100 से अधिक है तो उन कॉलेजों के लिए अलग से विश्वविद्यालय का गठन किया जाए। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 100 से ज्यादा है तो फिर एक और यूनिवर्सिटी आप ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 28, इसका जवाब कौन देगा? थैंक यू नाज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है रीता। बस पढ़ते जाओ आप लोग, ये बिल्कुल मत सोचो, दिमाग में बिल्कुल लाना ही नहीं है कि यार ये मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब जो तुम लोग देख रहे हो ना, 100% ऐसा ही पैटर्न आपको दिखने वाला है। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मंजू रिफ्रेश करो बेटा एक बारी। ऑल इन वन ज्योग्राफी, क्वेश्चन नंबर 28। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? महजबी, क्वेश्चन नंबर 28 बेटा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्णन कमीशन, बिल्कुल डी। राधा कृष्णन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। कब आया था? 4 नवंबर 1948। याद रखिए, ये जितने कमीशन है ना, ये मैचिंग में होंगे, या तो उनके ईयर पूछे जाएंगे, या ये कमीशन किसके द्वारा बनाया गया, किसने बनाया ये कमीशन, या इनकी सिफारिशें क्या थी, या इनका दूसरा नाम क्या है। इस तरीके की क्या आएगी? मैचिंग आएगी कि ये कमीशन किससे संबंधित था, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा कमीशन किससे संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी व्यक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नॉट अफेक्ट लर्निंग? व्यक्तिक विभिन्नताओं मतलब क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी अगर मैं अपनी किसी पर्टिकुलर की बात करूं तो, अगर हम अपनी पर्टिकुलर बात करें तो हम, मेरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे लर्निंग को अफेक्ट नहीं कर सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी यानी मेरी हाइट, ऑप्शन नंबर सी मेरा ब्लड ग्रुप, और ऑप्शन नंबर ई कॉम्प्लेक्शन। ऊंचाई, रक्त समूह और रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आयु से कैसे इफेक्ट पड़ सकता है? इन्होंने बोला एज फैक्टर से आपकी लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा, बट कैसे पड़ेगा यदु? पवन कैसे पड़ेगा? एज कैसे फैक्टर करती है? ऐसे करती है कि मान लीजिए कि मैं हायर एजुकेशन का बंदा हूं और मुझसे कोई कह दे कि यार तुम 12th क्लास पढ़ लो, तो क्या है, बिल्कुल अलग अलग जोन हो गए। सेम ऐसे एक छोटा बच्चा है जिसको अभी स्टार्टिंग बेसिक सीखनी है, और अगर हम उसको क्लास 1 पढ़ाना शुरू कर दें तो उसकी एज तो उतनी है नहीं है, तो वो कैसे समझेगा चीजों को? तो एज फैक्टर आता है वहां पे। कल्चरल बैकग्राउंड आता है, यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी वो किस तरीके के बैकग्राउंड से आया है, कितनी उसको नॉलेज है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। अगर ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे तो आपको इंडिविजुअल, यानी अगर हम अपनी बात करें, अगर हम सोशल बात करते हैं तो हमें सबकी बात करनी है, ठीक है। चलो भाई अक्काराम, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा आंसर करिए जल्दी, 30 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। खुद से पढ़ो और आंसर करो। आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बन के खुद का क्वेश्चन खुद पढ़े और आंसर भी खुद करें एग्जाम में, क्योंकि यही आपका सहारा बनने वाले हैं। The person who study the symbiotic relationship between people and the media technology which they create and use is identified as? Correct answer option number D, media ecologist.
अब मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या है, आपको ध्यान रखना है, गूगल बाबा से पूछो मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या है, मीडिया सोशलिस्ट क्या है, मीडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है। मीडिया इकोलॉजिस्ट जो व्यक्ति लोगों और उनके द्वारा सृजित प्रयुक्त मीडिया प्रौद्योगिकी के बीच सहजीवी संबंध का अध्ययन करता है, यानी उनके बीच में रह करके देखता है कि कैसे क्या चीज, सहजीवी मतलब क्या, उनके बीच में रह के ही अध्ययन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडिया इकोलॉजिस्ट। 31 क्वेश्चन नंबर 31, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना प्रमुख प्रयोजन होता है। ये भी न्यू क्वेश्चन था, वेरी गुड श्रुति। अब आपसे देखो इन्होंने हिंट दे दिया, अब ये क्या कर सकते हैं, सर्कल ऑफ वॉइस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज होती है, फिश बाउल क्या है, जिग्सा क्या है। ये इनके फेवरेट टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। नहीं पता है कोई बात नहीं, गूगल बाबा से पूछो, सबके पास एंड्रॉइड है। आपने कहा अंशुल की सी आंसर होगा मैम, चलो देखते हैं सी, बिल्कुल ठीक है भाई, फिश बाउल स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही आंसर है। फिश बाउल को सहयोगात्मक अध्ययन यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से संबंधित है, जिसमें कि श्रवण कौशल विकसित करना प्रमुख प्रयोजन है। फिश बाउल एक आकर्षक छात्र केंद्रित रणनीति है जो छात्रों में समूह चर्चा कौशल विकसित करते हुए जटिल पाठों को भी समझने में विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कौन सबसे पहले इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सीखने की कोई एज नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं गलत भी हो आप ये मत सोचो कि मैं कर नहीं सकती, क्योंकि अभी एग्जाम आना है, अभी यहाँ पर सिर्फ आप सीख रहे हो। दिग्विजय क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले आंसर ए किया है दिग्विजय ने, अब देखते हैं सही है कि नहीं। कंचन ने कहा है सी, दिग्विजय ने कहा है ए। सही आंसर हो भाई, डी आंसर सही होगा। ऑन के अक्षरों का वर्णमाला क्रम में ओ का स्थान है 15वां, एन का स्थान है 14वां, दोनों स्थान का गुणात्मक मान है 210, यानी क्या किया 15 इंटू 14 कर दिया। फिर उसी प्रकार ऑफ में जितनी भी संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई किया 540। सेम ऐसे ही इन्होंने कहा अगर हम सेट की बात करें तो उसको क्या करेंगे, सेम ऐसे ही अल्फाबेटिकली मल्टीप्लाई करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में एंटी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता तो क्या आंसर करते। किसी परिवार में पति पत्नी, उनकी 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और उनकी 3 पत्नियां शामिल हैं। उनके परिवार में कितने पुरुष और महिलाएं हैं। क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 2 पुत्र हैं तो 3 पत्नियां लिखी है यहाँ पे, तो क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए स्किप किया। चलो छोड़ो इसे, 34 पे आ जाओ जरा। ये बता सकते हैं क्वेश्चन कौन से यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला। मल्टीप्लाई करना ईच में, वेरी गुड अंशुल। अभी ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि वेरिएशन इन टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ, काल श्रृंखला डाटा में विचरणों को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जाता है। व्हाट इज लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट। 33 का आंसर 3/3 आएगा। कंचन पूरा क्वेश्चन एक बारी आप लोग फिर से देखना फिर बताना। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लाइन चार्ट। टाइम सीरीज डेटा वुड बी द बेस्ट वेरिएशन में, तो लाइन चार्ट हो गया आपका लाइन चार्ट। उसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो ये डीआई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन पहले आंसर करता है।
प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेतन को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है? यूरेनियम से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। हुमा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? रीता, क्वेश्चन नंबर 35, स्पीड पकड़िए सब लोग। U235 प्राकृतिक यूरेनियम में U235 यूरेनियम समस्थानिक संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम की मात्रा यानी U235 की मात्रा 0.07 होती है, बाकी U238 होता है। जिस यूरेनियम में U235 की मात्रा किस विधि तक बढ़ाई गई उसे संबंधित यूरेनियम भी कहा जाता है। 36 37 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 38। खुशबू जुल्फिकर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑफिशियल कबड्डी क्वेश्चन नंबर बेटा 38 आपके सामने। देखो टाइम कम बचा है, ज्यादा आप लोग उस पे मत पढ़ो। एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, एक बार पढ़ लो। लेकिन क्या है कि अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल हम उस पे घुस के काम करेंगे तो जो चीज आती होगी वो भी भूल जाओगी। तो बस एक रिवीजन करते रहो, सिर्फ इस समय रिवीजन करिए। 38 क्वेश्चन नंबर, चैनल नंबर दिए गए हैं स्वयं प्रभा के। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी आपका चैनल नंबर 4 किससे संबंधित है? सारस्वत। 5 किससे संबंधित है? प्रबंधन। 6 संबंधित है आपका 6 संबंधित है विधि से, और 7 संबंधित है आपका कौटिल्य। कौटिल्य यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। 39 क्वेश्चन नंबर, मनी देखते हैं आप सही बता पाते हो कि नहीं। मनी, शबाना जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? बिहार मतलब बिहार की बात करी, बिहार में स्थित है। थर्टी नाइन का सोनम, 39 का क्या बताया बेटा? ऑल इन वन ज्योग्राफी 39 का बता रहे हैं सी। सही आंसर है बी, बी एंड डी ओनली। विक्रमशिला और ओदंतपुरी कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने की, और वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, गुजरात में है। वही श्री धन्य कटक उड़ीसा में है। विक्रमशिला ओदंतपुरी बिहार में है। गलत कर दिया ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, अंशुल सही था, वेरी गुड। पता है गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, इसीलिए इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी से भाई वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दो, क्वेश्चन देखना इजी हो जाएंगे। जब एक जल निकाय जलाशय पोषक तत्वों से पुष्ट होता है तो उसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेन आर वाटर बॉडी गेट्स इनरिच्ड विद न्यूट्रिशंस, यानी बहुत सारे पोषक तत्व हो उसके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर होगा बी। यहां पर देखिए कुपोषण नहीं लिखा है, सुपोषण लिखा है। सुपोषण का ही मतलब है कि उसमें बहुत सारे क्या है, अच्छे तत्व पाए जा रहे हैं, तो इसमें ही आंसर है सुपोषण, पोषक तत्व है इसमें। 41 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। थैंक यू अखा, अच्छे लगे ना नोट्स? थैंक यू नंदा। आंसर करते चलो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकता है। यदि कथन दिया है कि कुछ ट्रक प्रदूषण करने वाले वाहन नहीं है, गलत है।
तो किन किन कथनों के सत्य होने का तुरंत अनुमान लगाया जा सकता है? किसके बारे में बात करिए? सम भी लिखा है और नॉट भी लिखा है, यानी ये हमारा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ओ हुआ, जहां पे सम भी लगा है सेंटेंस में, नॉट भी लगा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसे गलत मान लेते हैं तो तुरंत सही क्या होगा इसका? कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी हमारा ए। तुरंत क्या सही होगा? ए सही होगा। अब ए का क्या निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी। क्यों? अगर ये गलत है, हमारा क्या कहते हैं, ए तो हमारा सही हो ही गया क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है ओ से। उसके बाद हमारा इन दोनों का संबंध, आई का संबंध कैसा है कि ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो हमारा ए भी सही होगा, हमारा आई भी सही होगा। इसीलिए सभी ट्रक प्रदूषणकारी वाहन होते हैं और कुछ ट्रक प्रदूषणकारी वाहन होते हैं, दोनों ही सही है। क्योंकि अगर हमारा ये गलत है तो नेचुरल सी बात है ये दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इंटरनेट पर संचालित सर्वेक्षणों में भारी वृद्धि हुई। इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव जनसंख्या के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, थैंक यू बेटा, लाइक करते रहो क्योंकि आप लोग जैसे कहते हो ना मोटिवेशन, ऐसे ही जब आप लोग लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है। 42 का आंसर है, यदु ने दिया है। यदु क्या दिया? बीसी लिखा हुआ है तुमने केवल। ऑप्शन क्या सही है? सही आंसर है सी, ए सही है और दूसरा गलत है। सदैव जनसंख्या के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नया क्वेश्चन है कि पुराना? 3R का प्रयोग ठोस अपशिष्ट के अपशमन न्यूनीकरण में किया जाता है। 3R यूज फॉर द मिटिगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट आर। ये मैंने आपको करवाया था फरवरी मार्च वाले क्वेश्चन पेपर में भी। 3R क्या मतलब है वेस्टेज में, सॉलिड वेस्ट के लिए? क्वेश्चन पहचान में नहीं आता है, और ये तो अभी एनटीए ने जून में पूछे हैं वो वाले क्वेश्चन है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी सी ई, यानी ऑप्शन नंबर रेड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, और ऑप्शन नंबर ई रिसाइकल, यानी जो ठोस अपशिष्ट है उसको रिड्यूस करिए, उसको रीयूज करिए, उसको रिसाइकल करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 44। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी देखो। यहां पर, अच्छा वो प्रीवियस था, चलो यहां पर आप 16 जून का 16 जून का ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। अभी शिफ्ट 2 बाकी है हमारी। जल्दी से देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी सी डी ओनली। ग्रीन हाउस गैसेस के संदर्भ में सही है, दे ऑब्जॉर्व थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 45, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन आया है और इस बार भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। साहित्यिक चोरी का विनियम, जो आपका विनिमय या रेगुलेशन है, विनियम कौन सा है, क्या बताएंगे? पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था किसका? अभी इसका पीडीएफ किसको किसको चाहिए भाई, एक बारी लाइक कर देना। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, जल्दी से एक बारी लाइक कर देना और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर मैं लिंक शेयर करने वाली हूँ। मैं डायरेक्टली भी कर देती हूँ, 1 मिनट देख देती हूँ, जहां से ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है।
चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 42% की अगर समरूपता है तो वो 2 स्तर माना जाता है, लेवल 2 माना जाता है। ठीक है। कल वाले लेक्चर का पीडीएफ, कल वाले वंदे भारत कल का लेक्चर का पीडीएफ नहीं दिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ लाइव क्लासेस के लिए ही था, डेट इज वाई वो मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ। उसको आपको सिर्फ वीडियो देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। जिसके पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगी वो चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैं अपडेट देती हूँ। व्हाट्सएप चैनल जो है उसमें आपको अपडेट मिलती है कि अब क्लास होने वाली है, या यूजीसी की तरफ से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है वहां पर सिर्फ अपडेट्स आपको मिलती है व्हाट्सएप चैनल पे। चलिए यहां पर देखिए, और मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। सैटरडे वाला तो डाल दिया मैंने दीपिका उसमें, सैटरडे वाला तो डला हुआ है, सैटरडे वाला चेक करिए, वेबसाइट पर चेक करिए। दिसंबर वाला आर्टिकल और जून वाला आर्टिकल दोनों में मिल जाएगा। 2022 इस डीआई को देख के किसको लगता है कि वो लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे? 2022 में राज्य ई में, 2022 में राज्य ई में, राज्य ई 2022 में सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 2021 में राज्य एफ से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत है? टेलीग्राम आईडी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। 10% की छूट किस में है? 0 अगर आपका कंटेंट मैचिंग, अच्छा 0 लेवल पे है। ये अगर डीआई मान लो, जरूरी नहीं है कि डीआई ऐसी ही डीआई आएगी, ये याद रखना। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ दो दो दी गई है, मतलब एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, यानी टोटल आपके जो उम्मीदवार हैं वो ये दिए गए हैं, ए से एफ तक सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत ये दिया गया है। तो ई में 2022 में सफल उम्मीदवारों की संख्या, अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 1,80,000। 1,80,000 का हम क्या करेंगे? 52% निकाल लेंगे, यानी जो हमारे पास हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? आपका ई की बात करें, ई कहाँ है भाई? 2022 में ये रहा, 22% निकाल लेंगे। 22% के बाद क्योंकि हमें पुरुषों के बारे में पता करना है, तो 15 और 9 24, किसका निकालना है पुरुष को, तो ऊपर लिख देंगे 15%, निकल के आएगा 12,800, यानी 3 कैलकुलेशन एक साथ होंगे। सेम ऐसे ही 2021 में पहले 1,22,000 का 45%, 45% लिखा है। फिर उसके बाद सफल पुरुष की संख्या एफ में 2021, एफ कहाँ है? ये रहा 2021, ये है, ठीक है। अब 1,22,000 का 13%, क्योंकि 13% ये है, टोटल है 1,22,000, ये रहा 2021। उसके बाद हमारा रेशियो 8 और 1 9, हमें निकालना है पुरुषों में, तो 8/9, बाकी 45% संख्या है। कैलकुलेशन देखिए, डीआई नहीं आता मिशन ज्ञान, और टोटल यहाँ पे निकल के जो आएगा कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे निकालेंगे हम? प्रीवियस ईयर से निकालेंगे। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? 2021, इसलिए 2021 को हमने नीचे लिखा। अगर हमारे में पिछले साल से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कितना बढ़े या कम हुए, इसीलिए हमने 21 का डेटा लिखा नीचे, 22 का लिखा ऊपर, इंटू कर दिया 100। अब 5,486 कहाँ से आया? हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया, माइनस करने पे पता चला अंतर कितना है, यानी डिफरेंस, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन लास्ट ईयर का डेटा। अच्छा ये चीज जो है, अभी मैं आपको ऐसा करती हूँ, ये पीडीएफ देती हूँ, एक बारी आप लोग समझ लेना, जहां पे समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछना, ठीक है। तो ये आज की क्लास, अभी ये जो पीवाईक्यू की है मैं भी फिनिश करती हूँ। जो भी इसमें पीवाईक्यू का आपको समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम पर भी मैं बता दूंगी। बाकी ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में ही प्रोवाइड की जाएगी, सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने चैट सेक्शन पे मेंशन किया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं डीआई की अलग से क्लास लूंगी, जिसमें मैं 2023 के सारे डीआई करवा दूंगी, ठीक है भाई। तो अब जाने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी रात को क्लास होगी आप लोगों की,
8:30 से 9 बजे के बीच में, तो सब लोग जरा ज्वाइन कर लीजिएगा और टाइम का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।